मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में, दैट इज सर्टिफिकेशन इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। एंड अभी इससे पहले जो 11 लेक्चर्स में सुने, जिसमें डीआईपी डाइट सीखा, 3 स्टेप फ्लू डाइट सीखा, 0 वोल्ट थेरेपी या ग्रैस सिस्टम, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के लिए बड़ा प्रभावशाली है, और इसके अलावा सर्केडियन चार्ट कैसे बनाना है, लास्ट लेक्चर में आपने वो सीखा। तो ये टेक्निक से आपको ये समझ आया कि किस प्रकार हम लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस डिजीज हो, उसे हम हैंडल कर सकते हैं, उसे हम रिवर्स कर सकते हैं, उसे क्योर कर सकते हैं। इवन इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए आपने कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, एज मेनी एज 5 पॉइंट्स सीखे, और पंचकर्मा थेरेपी जो एंशिएंट थेरेपी है, उनमें से चुने हुए कुछ पॉइंट्स, कुछ टेक्निक्स जो आपने लर्न किया। यानी कि चाहे कोई लाइफस्टाइल डिजीज हो, डायबिटीज हो, बीपी हो, कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, किडनी फेलियर हो, ये सारी बड़े से बड़े दिखने वाली बीमारियों का आसान से आसान मुफ्त का सलूशन, फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग एंड मोस्ट इकोनॉमिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एविडेंस बेस्ड। इंपॉर्टेंट इज एविडेंस बेस्ड। जितनी भी सारी चीजें आपने सीखी, उनके साथ साथ आपने उनके एविडेंस भी देखते गए, ऐसे एविडेंस जो कोई डिनाई नहीं कर सकता, जो इग्नोर नहीं कर सकता। इसके अलावा जो एक बात जो आपने समझी, दैट इज एलोपैथिक में डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक्स के पीछे का डायग्नोसिस, जो डायग्नोस्टिक लेके आते हैं, क्रिएटिनिन बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका बायोप्सी में कैंसर आ गया, ये जो एक दहशत फैलाया हुआ था, उस दहशत के पीछे का जो साइंटिफिक एविडेंस है, पोटेशियम बढ़ गया, राइट। तो लोगों के लिए जितना वो वैसे बीमार नहीं होते, जैसे वो डायग्नोस्टिक देखते हैं, तो उस डायग्नोस्टिक से उससे कई गुना ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि शायद लोगों को उसके पीछे की सच्चाई पता नहीं है कि वो किस तरह से मैनिपुलेटिव है और किस तरह से वो आपके बॉडी को ठीक से या किसी भी तरह से रिप्रेजेंट करती ही नहीं है। लेकिन उन आंकड़ों के चक्कर में वो जानलेवा थेरेपीज, जो थेरेपी का नाम दिया हुआ है कीमोथेरेपी, या जानलेवा ड्रग्स जिन्हें लाइफ सेविंग मेडिसिन अदरवाइज बोला जाता है, और उसके चक्कर में आके वो रियल में बीमार पड़ते हैं और बीमार रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा दुखदाई बात है बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। बट अफसोस इस बात का है कि वो कोशिश जिस डायरेक्शन में होता है, वो डायरेक्शन आपको ठीक नहीं करता है, वो डायरेक्शन आपको उस बीमारी के दलदल में और धकेल देता है। तो खैर, जो आपने पिछले 11 लेक्चर्स में सीखे, ये पूरा एक निचोड़ है जो मैंने पिछले 2 दशकों में समझा, राइट। जो मैंने समझा और उसके बेसिस पे व्हाट आई डिस्कवर्ड, द डीआईपी डाइट, 3 स्टेप फ्लू डाइट, ग्रैस सिस्टम, जिसका आविष्कार मैंने किया। उसके बाद हमने अपने पेशेंट्स पे अप्लाई किया, वी गॉट गुड रिजल्ट्स, इनके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, ऑब्जर्वेशन स्टडीज हुए, उनमें रिजल्ट अच्छे आए, वो अलग अलग जगह पब्लिश हुए, और उसके बाद उस सबको लेके आई क्रिएटेड दिस कोर्स फॉर यू, ताकि आप अपना डॉक्टर बन सकें, और न केवल अपना इलाज कर सकें, अपनों का इलाज कर सकें। यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल रियल सेंस डॉक्टर। अफसोस की बात यह है कि जो भी कुछ आपने इन 11 लेक्चर में सीखा या आज जो आप सीखने जा रहे हैं, ये सारे इफेक्टिव होते हुए, एविडेंस बेस्ड होते हुए, और कॉस्ट इकोनॉमिकल होते हुए, विदाउट एनी साइड इफेक्ट होते हुए भी ये वाइड स्प्रेड इसका प्रचार नहीं है। एलोपैथिक या कोई फॉर दैट मैटर किसी भी मेडिकल सिस्टम का बहुत वाइड स्प्रेड तरीके से इसका पार्ट नहीं है। इसमें एक ही कमी जो मुझे नजर आती है वो ये है कि इनसे इंसान तो ठीक हो जाता है, लेकिन देयर इज नो प्रॉफिटेबिलिटी। मान लो आपने किसी को डीआईपी डाइट बताया, वो ठीक हो गया, तो उसमें आपको क्या मिला? तो क्योंकि इसमें देयर इज नो ट्रांजैक्शन ऑफ मनी मच, नो बिजनेस इन्वॉल्व मच, तो इस तरह के ह्यूमैनिटी वाले टेक्निक्स होने के बावजूद भी, प्रूवन टेक्निक होने के बावजूद भी, ये लोगों तक फैलता नहीं है, पहुंचाया नहीं जाता, षड्यंत्र के तहत इसको रोका जाता है। एनीवे, आई एम लकी दैट यू आर माय स्टूडेंट्स, और आपके माध्यम से लोगों तक ये टेक्निक्स पहुंचे, इसी सोच के साथ हमने ये ट्रेनिंग शुरू की है। और टुडे इज योर लास्ट लेक्चर, जहां पे हम ये हमारा जो अगला टेक्निक है, वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी, इस टेक्निक पे बात करेंगे। इस टेक्निक के जो हीरो हैं वो आपके सामने सिंबॉलिक, मैंने यहाँ पे 2 पपेट रखे हैं। इन पपेट को जब भी आप देखेंगे कि बहुत सिंपल टेक्निक से बड़ा दिखने वाला प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, चाहे वो लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिजीज हो, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज हो, चाहे वो इमरजेंसी मैनेजमेंट हो, या फिर पेन मैनेजमेंट हो। आज हम पेन मैनेजमेंट की इलैबोरेटली बात करेंगे। तो इसके लिए आपको समझना होगा एक बात सिर्फ, दैट इज काफ मसल्स। आपके काफ मसल क्या होते हैं आपको पता है? पिंडली के मांसपेशियां, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज योर काफ मसल, ये आप सबको पता है। ये जो काफ मसल्स है, इसे मेडिकल भाषा में सेकंड हार्ट भी बोला जाता है। अभी जब मैंने मूव किया, जैसे भी मूव कर रहा हूं, अगर मैं खड़ा हूं तो काफ मसल इज नॉट एक्टिव, बट द मोमेंट आई स्टार्ट मूविंग लिटिल बिट, हर मूवमेंट से आपका काफ मसल उतना ही ब्लड इजेक्ट करता है जितना ब्लड आपका हर हार्ट बीट से आपका हार्ट इजेक्ट करता है, अबाउट 80 ml के आसपास। तो आपका काफ मसल एक सेकंड हार्ट के रूप में काम करता है। जब आपका काफ मसल रेस्टिंग मोड में होता है, जैसे कि अभी रेस्टिंग मोड में है, क्योंकि मैं मूव नहीं कर रहा हूं, तो ऊपर की बॉडी मूव कर रहा हूं, मेरे पैर मूव नहीं हो रहे हैं। सो दिस इज माय रेस्टिंग मोड, काफ मसल, माय काफ मसल्स आर इन रेस्टिंग मोड। इस वक्त सिर्फ मेरा एक हार्ट, प्राइमरी हार्ट काम कर रहा है, लेकिन जैसे मैं मूवमेंट में आता हूं तो दोनों हार्ट एक साथ काम कर रहे हैं। तो जब दोनों हार्ट एक साथ काम करेंगे, तो यूं मानो कि 2 इंजन लग गए आपके ट्रेन के पीछे, और तब आपका जो बॉडी है वो ज्यादा बेहतर इफेक्टिवली काम कर पाएगा, या इफेक्टिवली आपका लाइफ हो पाएगा। काफ मसल कब काम नहीं करते? जब आप स्टैंडिंग मोड में होते हैं बिना हिले डुले, या तब काम नहीं करते जब आप बैठे होते हैं पूरा दिन 10 घंटे 12 घंटे। और आप हम में से ज्यादातर लोगों का जॉब भी ऐसा है कि सिटिंग जॉब है, ऑफिस जॉब है, जहां 10-12 घंटे बैठा रहना पड़ता है। दैट मींस एट दैट टाइम योर काफ मसल्स आर इन रेस्टिंग मोड। या फिर जब हम सोते हैं तब आपका काफ मसल मूव नहीं करते हैं, तो रेस्टिंग मोड पे होता है। लेकिन जब हम सोते हैं तब हमारा जो पोस्चर होता है, जैसा आपने ग्रेड सिस्टम में समझा, मेरे क्लास में समझा, ग्रेविटी का रोल, क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन बॉडी के ग्रेविटी के एक ही लेवल पे होते हैं, उस वक्त आपके हार्ट पे उतना जोर नहीं होता, तो आपका हार्ट काफी है ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। लेकिन जब आप स्टैंडिंग मोड पे होते हैं या सिटिंग पोस्चर में होते हैं, और तब अगर काफ मसल का साथ इस हार्ट को नहीं मिला, तो अब ये हार्ट अकेला पड़ जाता है, और यहीं से आपका जो एक सिलसिला शुरू हो जाता है टू गेट सिक।
उस सिकनेस का नाम किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बाकी सारे जानवर का हार्ट सेंटर पे होता है क्योंकि वो चारों लिम्ब से वो चलते हैं, बट इंसान जो कि बाकी जानवरों से अलग है, धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ इवोल्यूशन अपने आप को दो पैरों में खड़ा कर लिया, यानी कि अपने हार्ट को जमीन से और ऊंचा कर दिया। ऐसे में हार्ट का काम बढ़ गया और ऊपर से अगर हम खड़े रहते हैं या हमारा जो लाइफस्टाइल रहा है बैठे रहने का, तो इसमें जो सेकंड हार्ट है, जो काफ मसल्स हैं, उसका भी साथ नहीं मिला। एंड यहीं से शुरू होती है सारी बीमारियां। तो ये जो काफ मसल्स हैं, इनको अलग अलग ढंग से हम एक्टिवेट करके हम अपनी बीमारियों को न केवल प्रिवेंट कर सकते हैं, हम बीमारी को क्योर एंड रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स एंड क्योर दोनों इंपॉर्टेंट शब्द हैं, कर सकते हैं। रिवर्स मतलब कुछ समय के लिए ठीक हो गया, क्योर मतलब परमानेंटली ठीक हो गया। तो चलिए इसमें समझते हैं। ये काफ मसल्स हैं, जितनी जैसे भी मैंने मूव किया, आई मूव फ्रॉम हियर टू हियर, तो हर मूव में ये जो मसल्स हैं ये एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे ये वॉल्व हैं, ये वॉल्व में से एक वॉल्व बंद रहेगा और दूसरे वॉल्व से ब्लड ऊपर जाएगा। अगर ये वॉल्व भी साथ से खुल जाए तो ब्लड नीचे आ जाएगा। तो ये एक सिंक्रोनी के साथ वॉल्व दो खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं। बट उसके लिए ये काफ मसल्स के मूव होने की आवश्यकता है, और वो तभी मूव होंगे जब आपके पैर हिलेंगे। तो ये जो एक मैकेनिज्म है, इसको सेकंड हार्ट बोलते हैं। ये मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपकी आयु कितनी है वो उसको अगर प्रिडिक्ट करना हो तो आपके काफ मसल पंप, ये है काफ मसल पंप, इसकी हालत कैसी है उस पर निर्भर करता है कि आपकी आयु कितनी होगी। अगर आपके काफ मसल हेल्दी नहीं होंगे तो आपकी आयु कम होगी, ऐसा देखा गया रिसर्च में। अब इसमें अगर हम चलते हैं, एक जो सबसे ज्यादा एक भयानक स्थिति जो आजकल बनी हुई है, रह रह के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो हार्ट अटैक जब आता है तो उसमें भी काफ मसल, यानी कि हार्ट अटैक यहाँ पे हुआ और एक हार्ट ठीक से काम नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में जो सेकंड हार्ट है उसका सपोर्ट लिया जा सकता है इस हार्ट को आराम देने के लिए। सपोर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ इतना करना पड़ेगा, जैसे ही एंजाइना, चेस्ट पेन या पूरे लेफ्ट साइड में पेन हो गया, स्वेटिंग होना शुरू हो गया, अनईजीनेस लगना शुरू हो गया, अचानक अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस आ गया, तो ऐसे में जब हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये कोई हार्ट अटैक आया है, उस वक्त उस पेशेंट को काफ मसल्स की मदद लेनी चाहिए। कैसे? सिंपली स्टेप 1 एंड ओनली 1 कि उस पेशेंट को बिठाना है, जैसे मैं बैठ रहा हूँ, पिक्चर में भी देख रहे हैं, और बिठा के पीछे जो वॉल है, वॉल का सपोर्ट लेके नीचे बिठाना है। और ये जो काफ मसल्स हैं, ये दैट इज सेकंड हार्ट और ये हमारा प्राइमरी हार्ट, दोनों हार्ट को मैंने मिला दिया, इसके बीच का जो डिस्टेंस उसको कम कर दिया। राइट, ये बीच का डिस्टेंस जैसे ही कम हो गया तो ये जो पोस्चर बोलते हैं, दिस कॉल्ड हार्ट सेफ पोस्चर, यानी कि इसमें आपका हार्ट ज्यादा प्रोटेक्टिव रहेगा। इस इमरजेंसी कंडीशन में वो पेशेंट की हालत अब जो गंभीर हो रही थी, वो प्रोग्रेसिव था एंजाइना, वो वहीं पे होल्ड करने में दिस पोस्चर कैन बी द बेस्ट वे। राइट, और ये मैं नीचे बैठने करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर वो चेयर पे या बेड पे करेगा और कहीं अगर बेहोश हो गया, क्योंकि स्थिति नाजुक तो है ही, तो वो गिरेगा तो वो बेड से नीचे गिरेगा, चोट लगेगी, चेयर से नीचे गिरेगा, चोट लगेगी। और अगर ऑलरेडी ग्राउंड पे बैठा हुआ है, पीछे वॉल का सपोर्ट है, अगर यहाँ गिरेगा भी तो यहीं पे गिरेगा, वॉल पे और ग्राउंड पे, तो चोट लगने से बच जाएगा, क्योंकि हार्ट अटैक में चांसेस होता है इंसान अनकॉन्शियस भी हो सकता है। इसीलिए तो यहाँ पे जो काफ मसल्स को जो सेकंड हार्ट लिया, प्राइमरी हार्ट, एंड यू मेक इट क्लोजर लाइक दिस इज कॉल्ड हार्ट सेफ पोस्चर। और ये दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और साथ ही साथ अदरक का टुकड़ा जो पहले आपको बताया गया है कि उसको पेशेंट को दे दिया, अदरक के टुकड़े को चबा रहा है, और जब वो चबा रहा है तो आंखों से आंसू आ रहे हैं, और दैट मींस बॉडी इज प्रोड्यूसिंग नाइट्रिक ऑक्साइड एंड दैट इज लीडिंग टू एक्सपेक्टेड गोल ये है कि जो हार्ट अटैक हुआ था वो वहीं का वहीं हॉल्ट हो जाए। तो आपने प्रीवियस हमारे लेक्चर में देखा कि हार्ट अटैक के केस में हमने इमरजेंसी ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, तो उससे मैंने आपको दोबारा याद दिलाया कि दिस यहाँ भी काफ मसल्स का, यानी कि सेकंड हार्ट का हमने उपयोग किया। तो चाहे इमरजेंसी कंडीशन की बात करें या फिर हम लाइफस्टाइल डिजीज की बात करें, पेन मैनेजमेंट की बात करें, तो जो सेकंड हार्ट यानी कि काफ मसल का उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से आपने द थर्ड किडनी यानी कि स्किन के बारे में आपने सीखा, स्किन इज नोन एज द थर्ड किडनी, जिस तरह से काफ मसल नोन एज सेकंड हार्ट, जिस तरह से योर स्टमक इज नोन एज ए सेकंड ब्रेन। स्टमक मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि स्टमक में करीब 1.5 किलो का गुड बैक्टीरिया है, और वो जो गुड बैक्टीरिया है वही गुड बैक्टीरिया लगातार कम्युनिकेट करते हैं आपके ब्रेन के साथ। आपका ब्रेन भी अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलो का ही है, और ये आपस का जो कम्युनिकेशन है ये डिसाइड करता है कब आपको भूख लगेगी, कब आपको नींद आएगी, कब आपको लगेगा मेरा पेट भर गया है। ये जो सोच है जो ब्रेन से आता है ऐसा आपको लगता है, लेकिन वो जो सिग्नलिंग सिस्टम कहां से आता है, दैट इज द सेकंड ब्रेन, दैट इज द स्टमक। तो स्टमक हमारा सेकंड ब्रेन है, उसके बारे में पहले 5 लेक्चर में आपने इलॉबरेटली समझा। स्किन हमारा थर्ड किडनी है, उसके बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में समझा। और आज की बारी है कि हमारा काफ मसल इज द सेकंड हार्ट। सेकंड हार्ट, थर्ड किडनी, सेकंड ब्रेन, ये तीनों को अगर मिला देते हैं तो देन मुझे लगता है इन तीनों की शक्ति से हम किसी भी तरह की बीमारी का सामना कर सकते हैं, उसे रिवर्स कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम शुरू करते हैं। फैक्ट ये कि मान लो 2 लोग हैं, दोनों का ब्लड शुगर एक ही जितना है, और एक इंसान दोनों में से खूब एक्सरसाइज करता है और 1 घंटे बाद दूसरा इंसान रेस्ट कर रहा है। 1 घंटा एक्सरसाइज करता है, दूसरा रेस्ट करता है। 1 घंटे के बाद जब हम दोनों का ब्लड शुगर चेक करेंगे, आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि जो इंसान एक्सरसाइज कर रहा था क्या उसका ब्लड शुगर कंपैरेटिवली कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा था? क्या एक्सरसाइज से आपका ब्लड शुगर कम होता है?
आपके दिमाग में जवाब होगा एक्सरसाइज से तो ब्लड शुगर कम होता है, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी एनर्जी यूटिलाइज करता है। जब एनर्जी यूटिलाइज होता है तो एनर्जी का जो ग्लूकोज इज एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ग्लूकोज ब्लड से यूज होगा तो ब्लड में शुगर घटेगा। दैट इज द थ्योरी जो आपके दिमाग में होगा। बट उसके विपरीत जो रिसर्च में निकल के आया है कि एक्सरसाइज वर्सेज नो एक्सरसाइज, आपका ब्लड शुगर लगभग उतना ही रहता है। खाना खाने के बाद जब एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे, एक्सरसाइज करने से, एक्सरसाइज के इन्फ्लुएंस से आपका ब्लड शुगर घटेगा, ऐसा नहीं है। अब ये बड़ी एक पेचीदा बात हो गई, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सरप्राइजिंग बात हो गई कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा बॉडी एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, उसके बावजूद भी ब्लड का शुगर घट क्यों नहीं रहा? क्योंकि शुगर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इस बात को समझना जरूरी है। इस बात को समझ के आप काफ मसल्स के उपयोग को पहचान पाएंगे। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक बच्चा भूखा है और कमरे में एक बच्चा है, वो भूखा है और कमरे में एक कोने में केला रखा है, सेब रखा है, दूसरे कोने में, तीसरे में कुछ चिप्स रखा है, चौथे में बिस्किट रखा है, पांचवें कोने में, पांचवी जगह पे कोई चॉकलेट रखा है। अब बच्चा भूखा है, तो भूखा है तो उसके पास खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वो बच्चा कौन सा खाना चूज करेगा, कितना चूज करेगा, ये बच्चे के मूड पे डिपेंड करता है। तो वो हो सकता है कि केले का एक टुकड़ा ले ले, चिप्स का थोड़ा 2-4 चिप्स भी खा ले और इधर आके चॉकलेट का एक टुकड़ा खा ले। तो वो उसके पास अपना पेट भरने के लिए देयर आर 4-5 चॉइसेस। उनमें से कोई भी एक चॉइस को पूरी तरह ना रखे, मोर एप्रोप्रिएट विल बी कि वो थोड़ा थोड़ा कहीं अपने हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से ले लेगा। ठीक उसी तरह से जब भी आपके बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, सिर्फ ग्लूकोज, सिर्फ शुगर ही इज नॉट द ओनली ऑप्शन, राइट। उस बच्चे की तरह हमारे बॉडी के पास भी ऑप्शन होता है कि हम एनर्जी कहां से एक्सट्रैक्ट करें। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। उसको समझाने के लिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट पेपर का, रिसर्च पेपर का ये एक सोर्स है जो आपको देता हूं, और वो ये कि जब हम रेस्ट पे होते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी हमारी बॉडी लगातार एनर्जी खपत कर रही होती है, एनर्जी यूटिलाइज कर रही होती है, बिकॉज हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं, तब भी हमारा मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। तो तब जब एनर्जी बॉडी खपत कर रही है, उसमें से 50% एनर्जी बॉडी को मिल रहा है, आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है, और 50% आपकी खपत हो रही है, आपका जो फ्री फैटी एसिड है उसमें जो ब्लड में है उसमें से बॉडी ले लेता है। फैटी एसिड से बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कन्वर्ट करता है इनटू एनर्जी, ग्लूकोज से कन्वर्ट करता है 50-50 जब आप रेस्टिंग होते हैं। जब आप लाइट एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी ब्लड से जो एनर्जी लेती है शुगर से, वो उतना ही लेती है जितना रेस्ट में होते हैं। लेकिन बॉडी को जो अदर एक्सरसाइज की वजह से जो एक्सेस एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो ब्लड से शुगर थोड़ा सा लेके बाकी अलग अलग सोर्सेज से लेती है। उस बच्चे की तरह जैसे फैट सोर्स से लेती है, फ्री फैटी एसिड से लेती है, मसल ग्लाइकोजन, मसल ब्रेक करके लेती है। तो मतलब बॉडी के पास 1, 2, 3, 4 जगह है बच्चे की तरह जहां से वो एनर्जी लेगी। यानी कि रेस्ट में रहे या एक्सरसाइज में रहे, टाइम के अनुसार आपका बॉडी ब्लड से जो शुगर लेगी टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी, वो चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, राइट। अब मान लो जब आप रिगरस एक्सरसाइज करते हैं और ज्यादा इसे एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि बॉडी को एनर्जी की और ज्यादा जरूरत है, तो अब भी बॉडी के पास वो 4 सोर्सेज हैं उस बच्चे की तरह एनर्जी लेने के लिए, और चारों सोर्सेज से फिर बॉडी बराबर एनर्जी लेगी। तो हो सकता है कि शुगर का कंजम्पशन ब्लड से जो लेगी वो थोड़ा पहले के मुकाबले बढ़ जाए, लेकिन सब्सटेंशियल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उस बच्चे की तरह आपके बॉडी के पास भी 4-5 ऑप्शन है जहां से वो एनर्जी के लिए न्यूट्रिएंट ले सकता है। और अगर बहुत ही रिगरस एक्सरसाइज करेंगे तो जो बॉडी प्रेफर करती है एनर्जी सोर्स, वो ब्लड से शुगर को उतना प्रेफर ना करके ज्यादा प्रेफर करती है फ्रॉम मसल ग्लाइकोजन। वो ब्लड से शुगर को उतना ना लेके, थोड़ा सा लेके, बाकी वो मसल्स को ब्रेक करके उसमें से एनर्जी को लेने की सोचती है। तो आप इससे ये समझ आ रहा होगा कि आपके बॉडी के पास बहुत सारे तरीके हैं एनर्जी पाने के, उनमें से ब्लड के अंदर जो शुगर है वो सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका, उस पर निर्भर नहीं है। इसीलिए चाहे आप रेस्ट में रहें, चाहे आप एक्सरसाइज में रहें, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो मेरे शुगर उसी रफ्तार से कम होगा। ये जो एक थ्योरी एक्सरसाइज करने से इमीडिएट ब्लड शुगर में फर्क पड़ेगा, ये थ्योरी इस एजम्पशन पे बेस्ड है कि बॉडी के पास इकलौता एक ही सोर्स है एनर्जी को पाने का, वो है ब्लड के अंदर का शुगर। जबकि ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी गलत है। बॉडी के पास एनर्जी पाने के कई सारे सोर्सेज हैं, उनमें ब्लड के अंदर का जो शुगर है वो वन ऑफ द सोर्स है। अब इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइज करूं और बॉडी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे लेता हूं, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को जब भूख लगे तो बच्चा वो बिस्किट ना खाए, वो चिप्स ना खाए, वो चॉकलेट ना खाए, बच्चा अपनी पूरी भूख मिटाने के लिए सिर्फ ये केले और सेब ही खाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको बिस्किट जहां पे दिखाई दे रहा है, या चॉकलेट जहां पे दिखाई दे रहा है, या चिप्स जहां पे दिखाई दे रहा है, उन सोर्सेज को ब्लॉक कर देना पड़ेगा। उन सोर्सेज को बच्चे को ना दिखे, बच्चे को सिर्फ दिखे ही केला और सेब, तो बच्चा को वही खाना पड़ेगा अपना पूरी भरपाई करने के लिए। ठीक उसी तरह से खासतौर पे जो डायबिटीज के पेशेंट हैं और वो चाहते हैं कि एक्सरसाइज के माध्यम से मेरा ब्लड का शुगर कम हो जाए, तो यानी कि वो तभी हो सकता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तब बॉडी बाकी सोर्सेज से एनर्जी ना ले। वो कब होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, उसके लिए वेरी लाइट बाइसिकल राइड ब्लेंड्स द राइज ऑफ ब्लड शुगर। जब साइकिल आप बहुत धीरे धीरे चलाएंगे, और जब धीरे धीरे चलाएंगे तो बॉडी का इकलौता मसल जो ज्यादा काम करेगा वो है आपके काफ मसल्स, क्योंकि काफ मसल से आप पेडल कर रहे हैं। तो यहां पे थ्योरी ये निकल के आती है, अगर कोई ऐसा एक्सरसाइज करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ काफ मसल मेजरली इन्वॉल्व होता है, तो ही वो सिचुएशन आती है जब बॉडी डिसाइड्स टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम द शुगर विच इज देयर इन द ब्लड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये थ्योरी आज से कुछ साल पहले तक जनता के दिमाग में नहीं थी। धीरे धीरे करके ये थ्योरी अब बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया कि आप अगर कोई ऐसा काम करें जिसमें आपका काफ मसल इन्वॉल्व है, बाकी मसल्स रिलेटिवली इन्वॉल्व नहीं है, तब द बॉडी
chooses the energy source from the sugar which is there in the blood. इस केस में एक्सरसाइज से आपका ब्लड शुगर टेपर डाउन होगा। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो साइंस जो 2022 में एविडेंस मिला वो उसका जिक्र कर रहा हूं। इसे कहते हैं काफ मसल पुशअप्स। काफ मसल पुशअप्स यानी कि एक ऐसा एक्सरसाइज जिसमें सिर्फ काफ मसल्स ही एक्टिव होते हैं, और ये एक्सरसाइज अगर 1 घंटा करेंगे, जिनका हाई ब्लड शुगर है तो 1 घंटे में लगभग 50 mg पर डेसीलीटर तक ब्लड शुगर ड्रॉप होता है, ऐसा इसमें पाया गया, विच इज फास्टर देन इवन द इंसुलिन। इंसुलिन लेने से जितनी तेजी से ब्लड शुगर गिरता है उससे भी ज्यादा तेजी से ब्लड शुगर गिर सकता है जब आप काफ मसल पुशअप करते हैं। ये काफ मसल पुशअप क्या है ये आपको दिखाने के लिए लेट मी टेक द चेयर एंड डू द पुशअप फॉर यू। ये चेयर मेरे पास आ गया और यहाँ पे इसको देखिए, इसको मैं साइड पोस्चर में ले लेता हूँ और ये बैठा मैं, और ये दोनों पैर ऐसे। अब कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें मेरे ये पैर हिल रहे हैं सिर्फ और बॉडी नहीं हिल रही है, जिसमें पूरी तरह से काफ मसल्स का एक्सरसाइज हो रहा है, तो ये अगर आप 1 घंटे करेंगे, आप सोच रहे हो कि इसको 1 घंटा कैसे कर सकते हैं, मैं थक जाऊंगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1 घंटा करें या 5 घंटा करें, चाहे आप कमजोर कितने भी हों, आप थकने नहीं वाले। जिस तरह से अगर आप जिंदा हैं तो आपको पता है कि हमारा हार्ट कभी नहीं थकता, हमारे बॉडी के बाकी मसल थक जाते हैं। बचपन से अभी तक आपके हार्ट ने 1 सेकंड का भी रेस्ट नहीं लिया, बिकॉज हार्ट मसल्स में ये कैपेबिलिटी होती है, बिना रेस्ट लिए वो लगातार जिंदगी भर काम करता है, और यही वाली कैपेबिलिटी एक पार्शली काफ मसल्स में भी होती है। इसीलिए जब आप काफ मसल्स का ये वाला एक्टिविटी करेंगे, ये एक्टिविटी या फिर आप ये एक्टिविटी, ये आपने देखा होगा कुछ लोगों की आदत भी होती है जिसे बोलते हैं लेग फिजिटिंग, राइट, लेग फिजिटिंग एक्टिविटी। कुछ लोग अनजाने में अक्सर इस तरह से बिहेव करते हैं, उनके पैर ऐसे हिलते रहते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बैड मैनर्स, सोशल मैनर्स। जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इस तरह से करेंगे तो आपका काफ मसल एक्टिवेट हो रहा है, और ऐसा अगर करते रहेंगे तो लगभग 1 घंटे में 25 mg पर डेसीलीटर ब्लड शुगर ड्रॉप होता है। जिनका ब्लड शुगर नॉर्मल है उनका ड्रॉप नहीं होगा, जिनका हाई उनका ड्रॉप हो जाएगा। तो एक तरह का ये ब्लड शुगर की मेडिसिन आप बोल सकते हैं। इसमें ये देखा गया, आगे मैं रिसर्च पेपर दिखाता हूँ कि ये जिनकी हैबिट होती है इस तरह से लेग फिजिटिंग की, वो ज्यादा हेल्दी होते हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, किसी भी कमरे में गए जहां खूब सारे लोग बैठे हुए हैं, उनमें से अगर आपको ये देखना होगा इनमें हेल्दी सबसे कौन है, तो आप सिर्फ ये देखिए किसके पैर हिल रहे हैं। आप देखेंगे जिसके पैर यूं ही हिल रहे हैं इस तरह से जैसे मैं बैठा हूं, तो वही मोस्ट लाइकली सबसे ज्यादा हेल्दी होगा। वही मोस्ट लाइकली ऐसा इंसान होगा जिसको जो कोई दवाई नहीं लेता होगा, जिसका कोई खास हेल्थ इशू नहीं होगा, जो बहुत मोटा नहीं होगा, जिसकी एनर्जी लॉस शाम तक हो नहीं जाती होगी, जिसकी नींद अच्छी आती होगी। ये सारी क्वालिटी उसमें पाएंगे। यानी कि ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर आपको हेल्दी रखने के लिए बड़ा ही जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज आप ऐसे स्टिल बैठ गए तो यानी कि, और ऐसे 10-12 घंटे बैठे हुए हैं ऑफिस में, तो 10-12 घंटे ये काफ मसल, सेकंड हार्ट इज नॉट वर्किंग। आपका सिर्फ ये हार्ट आपकी बॉडी को चला रहा है, और ये हार्ट आपको बॉडी को चला रहा है, यानी कि पूरा प्रेशर इस पे है, तो मामला सारा यहीं से गड़बड़ हो जाता है। तो खैर इस चीज को हम थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस इन लिटिल मोर डिटेल। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा काफ मसल्स जो है उसको अगर आप मसाज करते हैं जैसा वीडियो में देख रहे हैं, तो ऐसा अगर 30 मिनट्स करेंगे तो 30 मिनट्स में ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप होता है 20 mmHg के आसपास। यानी कि काफ मसल्स आपकी ब्लड शुगर की दवाई है, काफ मसल्स आपका इमीडिएट ब्लड प्रेशर की दवाई है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और काफ मसल्स इवन आपके फीवर की दवाई है। काफ मसल्स को एक्टिवेट करने के कई सारे तरीके हैं। एक तो लेग फिजिटिंग मैंने बताया, काफ मसल पुशअप बताया, काफ मसाज बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आई कॉल इट वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी, मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं काफ मसल्स को उनको स्टिमुलेट करना, वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी। आज का जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग में काफ मसल्स को किसी भी तरह से स्टिमुलेट करना है, जो ब्लड वेसल्स हैं उसको स्टिमुलेट करना है, जिसलिए इसलिए इस टेक्निक का नाम है वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी, राइट, सो VST। तो उसमें एक टेक्निक आता है जो हमने पहले भी आपको जिक्र किया था, दैट इज कॉल्ड लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन में जैसा वीडियो में देख रहे हैं कि गर्म पानी 42 डिग्री सेल्सियस के पानी के बाल्टी में दोनों पैर को रखना, और हमारे हॉस्पिटल में या हमारे पेशेंट्स के लिए हमने ऑटोमेटिक हॉट वाटर इमर्शन का एक बकेट बनाया है, जिसमें सिर्फ प्लग इन करना है और पानी 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अपने आप ही आ जाएगा 15-20 मिनट में, और फिर उसके बाद 42 डिग्री मेंटेन होगा जब तक कि दोनों पैर आप पानी में रख रहेंगे, जब तक कि वो बाल्टी कनेक्टेड है इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये ऑटोमेटिक है, जिसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। अदरवाइज आप 42 डिग्री सेल्सियस का पानी कहीं से लाएंगे और बकेट में डालेंगे और दोनों पैर डालेंगे, और डालने के बाद उस 42 डिग्री सेल्सियस के पानी को 42 ही मेंटेन रखने के लिए आधे घंटे के लिए, जब तक कि दोनों पैर हैं। एक और बाल्टी आप लेंगे, उसमें 50 डिग्री सेल्सियस का पानी होगा, और हर 5 मिनट में आप एक मग पानी 42 डिग्री वाले बाल्टी से जिसमें दोनों पैर हैं उसे निकालेंगे और 50 डिग्री वाले बाल्टी से पानी उसमें डालेंगे, और ऐसा करेंगे हर 5 मिनट में, तो तब भी 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहेगा फॉर 30 मिनट्स। तो इससे जब आप ऐसा करते हैं, व्हेन यू डू दिस, तो आपका जो जिनको फीवर है वो फीवर नीचे आ जाता है, एंड मोस्ट लाइकली फिर दोबारा होता नहीं है। तो इसमें आपने हीट के माध्यम से अपने काफ मसल यानी सेकंड हार्ट को एक्टिवेट किया। तो हीट से या एक्सरसाइज से या मसाज से आप काफ मसल को एक्टिवेट कर सकते हैं, और अलग अलग ढंग से एक्टिवेट करके किस तरह के अलग अलग फायदे ले सकते हैं ये समझना जरूरी है, क्योंकि आज का जो हमारा ट्रेनिंग है वो पेन मैनेजमेंट पे भी आधारित है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो इसके लिए जो एक थेरेपी जो आपको समझना पड़ेगा, अभी हमने जो समझा कि दिस इज कॉल्ड लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, यानी कि लोअर पोर्शन ऑफ द लेग, ये यहाँ तक का लेग, इसको आपने लिया और गर्म पानी के बाल्टी में डाल दिया, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट वाटर, लोअर लेग कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन। कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन में आप देख रहे हैं 2 बकेट है, एक तो वही वाला गर्म पानी वाला बकेट हो गया 42 डिग्री सेल्सियस, ये इलेक्ट्रिक पैनल आप देख रहे हैं, और दूसरा बकेट जिसमें बर्फ वाला बकेट है, जिसमें बर्फ पड़ा हुआ है, ठंडा पानी पड़ा हुआ है, पानी का टेम्परेचर लगभग 10-12 डिग्री है, 12 डिग्री पानी मान लीजिए, खूब ठंडा, और आपको 5 मिनट के लिए गर्म पानी में स्टार्ट विद पैर रखना है। 5 मिनट के बाद
सॉरी 4 मिनट के लिए यहाँ पे पानी में रखना है, और 4 मिनट के बाद 1 मिनट के लिए ठंडे पानी में दोनों पैर रख देने हैं, फिर दोबारा 4 मिनट के लिए गर्म पानी में, फिर दोबारा ठंडे पानी में, ऐसा 30 मिनट्स तक करना है। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट वाटर थेरेपी। कॉन्ट्रास्ट वाटर थेरेपी कहाँ इसमें क्या है कि ब्लड वेसल को हम डायलेट कर रहे हैं, हीट, फिर जब ठंडे पानी में तो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट, डायलेशन कंस्ट्रिक्शन, डायलेशन कंस्ट्रिक्शन। तो ये जो एक्टिविटी है ब्लड वेसल का, काफ मसल्स के ब्लड वेसल का डायलेशन कंस्ट्रिक्शन, डायलेशन कंस्ट्रिक्शन की जो एक्टिविटी है, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है, खासतौर पे जो पेरिफेरल नर्व है वहां तक पहुंचता है, जिससे बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं पेन से जुड़े हुए वो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में उसमें आराम मिल जाता है। तो लेकिन ये कहाँ इफेक्टिव होगा उसको जानने के लिए अब इस पूरे चार्ट को देखिए। फीवर अगर किसी को आता है तो उसको हॉट वाटर, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन 42 डिग्री सेल्सियस के में आप को देना है। लेकिन अगर बीपी को कम करना है तो भी सेम ही टेक्निक लगेगा। आधे घंटे अगर गर्म पानी के बाल्टी में दोनों पैर रख के बिठा दिया जाए तो उससे भी 10-15 mmHg ब्लड प्रेशर घट जाता है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो। कभी अगर वीकनेस लग रही है, कमजोरी लग रही है, जैसे कि थके थके फील होते हैं शाम तक होते होते, तब भी अगर 42 डिग्री सेल्सियस पानी में गर्म पानी और 12 डिग्री कोल्ड वाटर, हॉट एंड कोल्ड कॉन्ट्रास्ट वाटर करते हैं तो आराम मिल जाता है। एंजाइना हो, हार्ट अटैक हो, तो मैंने आपको 2 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप कि वो पोस्चर चेंज करके दोनों हार्ट को क्लोज लाके जो सिटिंग पोस्चर मैंने आपको बताया था, ये वाला, दिस बिकम द फर्स्ट स्टेप, राइट, हार्ट अटैक के केस में, राइट, ऐसे करके बैठ जाना। और सेकंड स्टेप इज ऑफ कोर्स जिंजर आपको खाना है। जब तक आप ये दोनों चीज कर रहे हैं तब तक कोई आपके घर में अब 2-3 मिनट के अंदर, 5-10 मिनट के अंदर गर्म पानी का बाल्टी अगर ले आते हैं तो 45 डिग्री सेल्सियस में, तो पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो पेशेंट को बिठाना है और दोनों पैर गर्म पानी के अंदर डाल दिया। तो इससे आपका सेकंड हार्ट एक्टिव हो गया। सेकंड हार्ट एक्टिव होने से दिस हार्ट विल गेट सम रिलीफ एंड यू विल गेट सम रिलीफ। तो लेकिन यहाँ पे 42 की जगह 45 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तब हमें इमीडिएट इमरजेंसी की जरूरत है, तो हीट ज्यादा की जरूरत है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा अगर 45 डिग्री सेल्सियस का पानी कितने लोग उसको सहन कर पाएंगे। कुछ लोगों का स्किन बड़ा ही नाजुक होता है तो वो 42 डिग्री ही सहन कर पाएंगे। तो अगर वो 42 डिग्री सहन कर पाते हैं तो पानी का टेम्परेचर अकॉर्डिंगली आपको मेंटेन करना है। तो खैर यहाँ पे आगे चलते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेन अगर है तो यहाँ भी कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन काम करेगा। और कैंसर के पेन में हम पेशेंट्स को कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन देते हैं, प्लस एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स को हम दबाने के लिए बोलते हैं। और ये वेरी करता है कि पेशेंट का किस तरह का पेन है, उसके ऊपर वेरी करता है। हालांकि ये एक्यूप्रेशर ये अपने आप में एक ट्रेनिंग है, तो वो हमारे जो 12 क्लासेस की जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन को देखते हुए, टाइम की लिमिटेशन देखते हुए हमने सिर्फ आपको 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए थे, वो भी इमरजेंसी मैनेजमेंट के। तो लेकिन इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन काफी सारे कैंसर पेशेंट्स को रिलीफ देता है। अगर एक बार करेंगे और रिलीफ मिला तभी उसको दोबारा करना है। अगर रिलीफ मिल नहीं रहा इसका मतलब कि ये मेथड काम नहीं कर रहा उस पेशेंट पे। अगला चलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया मतलब आपके बॉडी के अलग अलग अंगों में पेन। करीब 18 ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जहां पे पेन होता है साइमल्टेनियसली, साथ साथ आगे पीछे, तो इसे कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स को हम हॉट वाटर, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन रिकमेंड करते हैं। और इन सब केसेस में पहली बार में ही आपको क्लियर कट असर मिल गया तो समझ लीजिए मेथड काम कर रहा है, तो ही नेक्स्ट टाइम कभी जरूरत पड़े तो इसको काम में लेना है। कई बार हमने देखा कि कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेथड इनके लिए नहीं है। तो लेकिन मोस्ट लाइकली वो काम करता है फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। और जॉइंट पेन में भी काम करता है ये थेरेपी। इसमें कॉन्ट्रास्ट वाटर थेरेपी है, 42 डिग्री सेल्सियस हॉट एंड 12 डिग्री कोल्ड। स्टिफनेस में भी कॉन्ट्रास्ट वाटर थेरेपी। और अगर किसी को प्लेंटर फेसाइटिस है, यानी कि एड़ी में बहुत भयंकर दर्द होता है जिसे प्लेंटर फेसाइटिस बोलते हैं, इस केस में भी कॉन्ट्रास्ट वाटर थेरेपी बहुत ही पावरफुल है। एक बार आधे घंटे के लिए करेंगे तो इमीडिएटली मिल जाएगा। याद रखिए जो प्लेंटर फेसाइटिस है ये अपने आप में बहुत ही पेनफुल बीमारी है। ऐसा लगता है कि किसी ने उनके एड़ी में चाकू लगा दिया हो, तो उससे जितना पेन होगा वो वाला पेन का एहसास होता है। ऐसे पेशेंट्स को जब हम कॉन्ट्रास्ट वाटर थेरेपी देते हैं तो उससे उनको फायदा हो जाता है। फिर मसल सोरनेस में इसे डॉम्स कहते हैं, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, राइट। ऐसे में भी कॉन्ट्रास्ट वाटर थेरेपी बहुत फायदेमंद होता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में हॉट वाटर 42 डिग्री फायदेमंद होता है। वेरिकोज वेन्स में बहुत ही इफेक्टिव होता है कॉन्ट्रास्ट वाटर थेरेपी, राइट, दैट इज 42 डिग्री हॉट एंड 12 डिग्री कोल्ड। जब भी हम हॉट एंड कोल्ड की बात करें तो टेम्परेचर इज फिक्स्ड 42 डिग्री हॉट एंड 12 डिग्री कोल्ड। दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 30 डिग्री का टेम्परेचर वेरियंस है। ये जो 30 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है यही करता है डायलेशन कंस्ट्रिक्शन, डायलेशन कंस्ट्रिक्शन। और ये जो डायलेशन कंस्ट्रिक्शन जो होता है जिससे ब्लड का सर्कुलेशन स्टिमुलेट होता है, यही वो असर लाता है जो हम उम्मीद करते हैं, पेन मैनेजमेंट यानी कि पेन में रिलीफ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां पे पेरिफेरल नर्व डैमेज हुई थी वो डैमेज धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और इचिंग, अगर किसी को खुजली वगैरह होती है तो कई बार हमने देखा है 42 डिग्री लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन यानी बाल्टी में डालते हैं। खुजली जरूरी नहीं कि पैर के हिस्से में हो, बॉडी में कहीं भी हो, तब भी हमने देखा कि उसको आराम मिल जाता है। ठीक इसी तरह से एंजाइटी, किसी को एंजाइटी होता है, किसी को डिप्रेशन होता है, उसमें भी 42 डिग्री सेल्सियस हॉट लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन फायदेमंद होता है। जो सारी बातें मैंने बताई अभी उन सबके रेफरेंसेस भी हैं, ये कोई मेरे बनाए हुए नहीं, मेरे कलेक्ट किए हुए हैं। दीज थिंग्स आर कलेक्टेड बाय मी इन ए वे कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए, पहला। दूसरा, जो हमने जो विजुअल स्टिमुलेशन थेरेपी का एक बकेट ऑटोमेटिक बनाया, दैट इज माय क्रिएशन। लेकिन ये सारे चीजें काम करती हैं, ये ऑलरेडी एविडेंस बेस्ड है। इनमें पूरी दुनिया में लाखों बार लोगों ने रिसर्च करके इसको पब्लिश कराया है। उनमें से कुछ रेफरेंस पेपर यहाँ आपके अलग अलग बीमारियों के आपके सामने हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे रेफरेंस पेपर, ब्लड प्रेशर में भी ये काम करता है, 30 मिनट में ब्लड प्रेशर लो करता है जो मैंने आपको बताया। वीकनेस एंड फैटिग में 30 मिनट्स में काम करता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में काम करता है। ये सारे रेफरेंस पेपर्स हैं। ये अलग अलग बीमारियों के कॉन्टेक्स्ट में जो बीमारियों को टेबल में मैंने बताया, ये सारे रेफरेंस पेपर इस किताब में मिल जाएगा। ये किताब का लिंक मैं अंत में दे दूंगा, तो वहां से आप रेफरेंस देखना चाहें तो रेफरेंस दे सकते हैं। कैंसर के पेन में जो कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन प्लस एक्यूप्रेशर ये बड़ा फायदेमंद है, उसके रेफरेंस आप देख रहे हैं।
हैं यहाँ पे। सिमिलरली स्वेलिंग है इंजरी में, तो इंजरी से स्वेलिंग हो जाती है, उसमें भी ये फायदेमंद है। फाइब्रोमियल्जिया में फायदेमंद है, जॉइंट पेन में फायदेमंद है। तो जितनी सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ या जितनी सारी बातें पिछले 11 लेक्चर्स में मैंने बताया, आपने गौर किया, हर एक के साथ हमने एविडेंस डाले मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी, सो दैट एविडेंस बेस्ड भी हो, इफेक्टिव भी हो, सेफ्टी भी रहे और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। तो इसीलिए ये सारे एक बार मैं स्क्रॉल थ्रू कर रहा हूँ। स्टिफनेस में इट वर्क्स और उसका ये रेफरेंस है, और सिमिलरली प्लेंटर फैसाइटिस में इट वर्क्स, उसका ये रेफरेंस है। मसल सोरनेस का जो मेडिकल जर्नल के रेफरेंस जो आपके स्क्रीन में देख रहे हैं आप, या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस का जो रेफरेंस है वो आप देख रहे हैं, या वेरिकोज वेन्स में याद रखिए, वेरिकोज वेन्स में दुनिया में बाकी बीमारी की तरह इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर बोलते सर्जरी कर देते हैं, सर्जरी कर देंगे तो वो चलने लायक भी नहीं रहेगा, खड़े होने लायक भी नहीं रहेगा, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। तो लोग लेकिन इतने परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं क्या पता हमारा सर्जरी से कुछ भला हो जाए, और पैसे भी गए और उनके पैर भी गए। जबकि इसके ठीक विपरीत, जब वो लोअर लेग कॉन्ट्रास्ट मशीन करते हैं 30 मिनट तक, तो पहली बार में ही उनको असर आ जाता है, पहली बार में ही उनको कंफर्ट आ जाता है। और ये भी मेडिकल रेफरेंस के साथ ही है जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। इचिंग में बहुत लोगों को बेनिफिट होता है, और इसके अलावा एंजाइटी में बेनिफिट होता है, एंजाइटी आपकी आराम मिलने लगता है। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको ये समझना है कि एक हार्ट ये है, उसके साथ पीछे एक और हार्ट आपने जोड़ दिया, उसको स्टिमुलेट कर दिया। स्टिमुलेट चाहे हॉट एंड कोल्ड से कर रहे हैं, अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से, या हॉट से कर रहे हैं, या मसाज से कर रहे हैं, या एक्सरसाइज से कर रहे हैं। एक्सरसाइज भी अलग अलग तरह के जो मैंने अभी तक बताया। कुल मिला के आप क्या कर रहे हैं, टॉर्च की तरह। टॉर्च में जैसे नॉर्मली 2 बल्ब बैटरी होते हैं, एक प्राइमरी बैटरी आगे है, दूसरे वाले को सेकेंडरी बैटरी बोल सकते हैं। तो जब दोनों एक साथ इफेक्टिवली काम करेंगे तो जो उजाला होगा वो ज्यादा होगा। तो यही वाला प्रिंसिपल हम यूज कर रहे हैं कि हम ये हार्ट जो अपने आप ही इट इज बीटिंग ऑल द टाइम ऑटोमेटिकली, लेकिन जो सेकंड हार्ट है जो ऑटोमेटिक बीट नहीं करेगा, उसको स्टिमुलेट करना पड़ता है। उसको भी स्टिमुलेट कर दिया तो उससे आपका पेन कम होने लगा, उससे आपको आराम मिलने लगा, उसके आपके नर्व एंडिंग जो डैमेज थे वो ठीक होने लगे, उसके ठीक होने से पेन ठीक हो रहा है, फीवर है तो वो ठीक होने लगा। तो ये सारे इफेक्ट्स आप ले पा रहे हैं, या वीकनेस है तो वो ठीक होने लगा, थकावट है तो वो ठीक होने लगा। तो ये सारे इफेक्ट आप ले पा रहे हैं बाय एडिंग द सेकंड हार्ट, स्टिमुलेटेड इन सेकंड हार्ट। एंड ये हार्ट और पहला हार्ट ऑलरेडी काम कर रहा है, दोनों मिला के आपको एक रिजल्ट दे रहे हैं, क्विकेस्ट रिजल्ट, राइट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये सेकंड हार्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल है, इसको समझना जरूरी है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग लेटे हैं, सुबह जब झटके से उठते हैं, उठते ही उनको बेहोशी छाने मिलती है, आंखों के आगे धुंधलापन आने लगता है, या लेटे हैं तो अचानक खड़े होते हैं तो धुंधलापन आता है और ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है और वो बेहोशी में वो गिरने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से वो उठ ही जाता है, अगर उसको चोट ना लगी गिरने की वजह से। या कुछ लोग जब वो बैठे होते हैं, खासतौर पर बूढ़े लोगों में, कि वो बैठे हैं और बैठे हैं, अचानक झटके से जब उठेंगे तो ऐसे में उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, राइट, इसे कहते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन। और ब्लड प्रेशर ड्रॉप होते ही वो एकदम से उनकी आंखों में अंधेरा छा जाता है और वो गिर जाते हैं, राइट। तो अभी बैठे हैं, जैसे मैं बैठा हूं तो मेरा हार्ट इस लेवल पे है, राइट, और मेरा जो सेकंड हार्ट है तो काम ही नहीं कर रहा क्योंकि मैं स्टिल बैठा हूं, राइट। तो अब मैं जैसे उठा तो मेरा हार्ट इस लेवल से इस लेवल पे है, तो इतने टाइम में मेरे हार्ट को रीएडजस्ट करना है अपना हार्ट बीट, ताकि ब्लड को इफेक्टिवली ऊपर तक ब्रेन तक पहुंचा पाए। लेकिन वो रीएडजस्टमेंट का टाइम बहुत ही माइक्रो सेकंड में वो कर पाता है, लेकिन जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो टाइम थोड़ा बढ़ता जाता है। और वो अगर जब तक आप उठे तब तक वो रीएडजस्टमेंट हार्ट नहीं कर पाया, तो ब्लड ठीक से पहुंचा नहीं सिर तक, तो आपको सिंकोप यानी कि आप बेहोश होने लगते हैं, बेहोशी छा जाती है। और कई बार तो बेहोशी छा जाती है तो उससे इंसान जब गिरता है तो कोई भी हिस्सा सिर का कहीं भी टकराता है तो बुरी तरह से जख्मी भी हो जाता है, एक तो पहले से ही बूढ़ा है। इसके ठीक विपरीत जब मैं मान लो वही इंसान अगर बैठा है और बाई चांस की आदत है पैरों को हिलाते रहना, तो यानी कि दोनों हार्ट एक दूसरे के साथ एक सपोर्ट में काम कर रहे हैं। अब अगर झटके से उठेगा तो उसको सिंकोप यानी कि उसको बेहोशी नहीं आएगी, उसका रीएडजस्टमेंट टाइम यंगस्टर की तरह किसी की तरह वो कम रहेगा, तो उसको एकदम से वो बेहोश नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सेकंड हार्ट का रोल क्या है, कि जो लोग जिनको खासतौर पर ये तकलीफ होती है कि खड़े होते हैं उनको बेहोशी छा जाती है, इसका मतलब ये जरूर वो अपनी आदत डाल रहे हैं, ये लेग फिजिटिंग की आदत डाल रहे हैं। ये है लेग फिजिटिंग की आदत। आप गौर करेंगे ये जो आदत अगर आपने कर लिया, 2-3 दिन लगेंगे, बड़ा मजा आएगा और आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी और आपकी एंजाइटी कम होने लगेगी, आपका डिप्रेशन अगर है तो वो कम होने लगेगी, आपका रात की नींद अच्छी आएगी, आपको थकावट नहीं होगी। कोई लोग सोचते हैं कि अगर ऐसा करता रहूंगा मेरे पैर थक जाएंगे, वो दिन कभी नहीं आएगा। दिन भर करते रहे तब भी नहीं थकेगा। जैसे आपके हार्ट के मसल्स हैं वो कभी थकते नहीं है, इट इज डिजाइन टू रन टिल द टाइम यू आर अलाइव। सिमिलरली आपके काफ के मसल्स भी इट इज वेरी सिमिलर टू द हार्ट मसल, वो थकते नहीं है बल्कि वो आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब मैं ये बता रहा हूं तो मेरी एनर्जी बूस्ट हो रही है इन कंपैरिजन टू अगर मेरे पैर स्टिल हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा तो अब आई विल बी मोर टायर्ड इन कंपैरिजन टू जब मेरे पैर हिल रहे हैं। तो मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो इस तरह की दिक्कत लेके आते हैं, जिसमें मुझे पता है कि उसका ये बिहेवियर अगर वो कर पाए तो वो ठीक हो जाएगा। जब मैं उनको रिकमेंड करता हूं तो मुझे पता है उनको आसान तो लग रहा है, लेकिन घर में वो भूल जाएंगे कि उनको इस तरह से अपने बिहेवियर में लेग फिजिटिंग को इन्वॉल्व करना है। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने अभी बात की उसी का रेफरेंस पेपर आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर है। इसमें ये पता चलता है जो लोग ज्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस इलनेस एंड डेथ रिगार्डलेस ऑफ एक्सरसाइज, कि जो लोग ज्यादा समय तक बैठे रहने का काम करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, उनमें मोर्टिलिटी रेट हायर होती है इन कंपैरिजन टू जो लोग इस तरह के काम में इन्वॉल्व नहीं, जहाँ की ज्यादा देर तक बैठे रहना पड़े। यानी कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप उनमें से हैं जिनको दिन में कम से कम 8 घंटे लगातार बैठे रहना पड़ता है, तो आप मान लीजिए कि एक एवरेज पॉपुलेशन से आपकी मौत थोड़ी जल्दी होने वाली है, बिकॉज आपका लाइफस्टाइल ऐसा है। और ऐसा है मतलब इनडायरेक्टली आप कॉफ मसल्स को रेस्टिंग में रखते हैं दिन भर में,
में, रात को तो जब सोते हैं हम सभी का काफ मसल रेस्टिंग मोड में रहते हैं, लेकिन दिन भर में भी आपके काफ मसल रेस्टिंग मोड में अधिकतर रहता है, और ये एक बड़ा कारण है आपके बीमार पड़ने का, ये एक बड़ा कारण है आपके जल्दी से मर जाने की पॉसिबिलिटी के होने का। चाहे फिर इसके बाद आप पूरे दिन भर में रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करें, तब भी रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर आपके लाइफस्टाइल में पूरे दिन भर में बैठना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो समझ लीजिए ये बैठना इज कंट्रीब्यूटिंग टू योर इल हेल्थ, इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू योर पुअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये दोनों रिसर्च पेपर हैं जो जिसके रेफरेंस से जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो ऐसे में क्या करना होगा, इस पे कई सारे रिसर्च हुए, और उनमें से कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये सारे रिसर्च पेपर तो हैं जो ये साबित करते हैं कि आपका सिटिंग, लॉन्ग टाइम सिटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इलनेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मोर्टलिटी, हाई मोर्टलिटी, राइट। ठीक, तो इसके अब इसका सोल्यूशन आ गया मेरे ख्याल से। इस पूरे लेक्चर का जो सबसे मुख्य अगर कोई एक स्लाइड है तो वो ये वाला स्लाइड है जो अभी देख रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़े लेवल पे ट्रायल किया, यूके वुमेन्स कोहॉर्ट स्टडी है, बहुत लंबा ये स्टडी चला, और इस स्टडी में ये पाया गया कि जो लोग, खासतौर वुमेन हुआ, बैठे हुए जिनकी आदत फिजिटिंग की होती है, उनमें बीमारियां कम होती है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू बाकी लोग जो उतनी देर बैठते हैं लेकिन वो लेग फिजिटिंग की आदत नहीं है और उनके पैर सिल रहते हैं। तो यानी कि आज के लेक्चर का एक सीख तो यह है कि अपने लाइफस्टाइल में एक आदत डाल लीजिए कि जब भी आप बैठेंगे, बैठे हुए होंगे, तो आपकी आदत ये लेग फिजिटिंग वाली हो जानी चाहिए, क्योंकि दैट विल इंक्रीज योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दैट विल इंप्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट विल रिड्यूस योर चांसेस टू बी इल, एंड दैट विल कीप यू हेल्दी एंड एनर्जेटिक ऑल द टाइम। तो दिस इज वन मेडिसिन, लेग फिजिटिंग इज वन मेडिसिन। और ये आपको याद भी रहे, उसी के लिए, रिमाइंडर के लिए इस तरह के पपेट्स हमने तैयार किए। जब भी मुझे मौका मिलेगा फिजिकली, जब भी आप मिलेंगे, तो ये ऐसे पपेट मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा, ताकि अपने आसपास आप रखें इस तरह से, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ऐसे करके आप रख देंगे जहां पे आप बैठे हैं, अपने बुक्स के ऊपर, अपने आईपैड, लैपटॉप के ऊपर और अपने बेंच के ऊपर। तो इस तरह से, और कुछ दिनों के अंदर जब आपकी आदत हो जाए लेग फिजिटिंग की, तो चाहे इन पपेट को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सेकंड हार्ट है वो किस प्रकार आपकी मदद कर सकता है, या उसका ना यूज करना किस प्रकार आपको इल हेल्थ में ले जाता है। ये आपने एक कोरिलेशन को देखा और इस कोरिलेशन को समझा। ये जो सेकंड हार्ट है, इस सेकंड हार्ट को आप अगर डैमेज करेंगे जाने या अनजाने, तो भी आप बीमार पड़ सकते हैं, तो भी आप की आयु कम हो सकती है। इस बात को समझने की जरूरत है। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण तो यही है कि ऐसे वुमेन, लड़कियां जो हाई हील शू पहनती हैं, हाई हील शू से आपका जो सेकंड हार्ट है, काफ मसल है, वो डैमेज होता है, और इसके डैमेज होने से अब तक तो आपको पता चली गया है कि आपका बीमार होना और ज्यादा आसान हो जाता है। इसके ठीक विपरीत, इसका ज्यादा यूज करेंगे सेकंड हार्ट का, तो आप ज्यादा हेल्दी रहेंगे। दुनिया में एक तरह का प्रोफेशन है टेलरिंग, जहां पे उनके चाहे ना चाहे भी पर डे इस बहाने एक टेलर जो पैर वाले मशीन पे काम करते हैं, इस बहाने उनकी पैरों की वही वाली मूवमेंट होती है जो मूवमेंट का जिक्र मैं कर रहा था, काफ मसल पुशअप्स, लगभग वही वाली मूवमेंट होती है उनकी। और आप ताज्जुब करेंगे कि आपके जान पहचान में अगर कोई टेलर हो, या जितने भी टेलर हैं रैंडमली आप देखेंगे उनकी हेल्थ कंडीशन पूछेंगे, हालांकि वो बहुत अमीर नहीं होते, बहुत न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाते, बहुत ज्यादा वो एक्सरसाइज नहीं करते, उनका कोई रूटीन नहीं होता, पूरे दिन बैठे रहते हैं, 12-12 घंटे बैठे रहते हैं। और लेकिन एक अच्छी बात हो गई उसके साथ कि उनका प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है, उनके पैर हिलते रहते हैं इस तरह से, ये मूवमेंट उनके लिए होना मजबूरी है, लेकिन यही मूवमेंट है जो उनको बचाए रखता है। आप देखेंगे कोई टेलर कभी बहुत मोटा नहीं दिखेगा, कोई टेलर कैंसर वाला नहीं मिलेगा, कोई टेलर किडनी फेलियर वाला नहीं मिलेगा, कोई टेलर दवाइयों पर डिपेंडेंट नहीं मिलेगा, कोई डायबिटिक टेलर नहीं मिलेगा, कोई बीपी की टेलर नहीं मिलेगा, कोई हार्ट पेशेंट टेलर नहीं मिलेगा, कोई इंसुलिन डिपेंडेंट टेलर नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, राइट। और अगर कोई मिलेगा तो आप पाएंगे वो ये वाला मशीन पे काम नहीं कर रहा, उसने एक मोटर लगा लिया और मोटर से उसकी मशीन चल रहे हैं, वो तो एक अलग बात हो गई। इनफैक्ट हमने एक ऑब्जर्वेशन स्टडी किया टेलर के ऊपर, हमने कुछ महीने पहले ऑब्जर्वेशन स्टडी किया, जिसमें हमने वेस्ट यूपी में हमने कुछ टेलर्स, करीब ऑब्जर्वेशन स्टडी हमने जब लंबा चलाया तो करीब 1000 टेलर्स हम पे के ऊपर सर्वे किया, और वेस्टर्न यूपी में मेजरली, और उसके बाद आसपास के शहर, इवन फरीदाबाद जहाँ पे मैं रहता हूँ, और दिल्ली के कुछ एरिया में। और उसमें हमने जब सर्वे किया और हमने ढूंढने की कोशिश की कोई ऐसा टेलर मिल जाए कि जिसके जो कि डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, या हार्ट डिजीज हो, या कैंसर हो। तो हमारे 1000 के सैंपल में एक भी टेलर मिला नहीं जिसको किसी भी तरह की कोई हेल्थ कंडीशन हो, छोटा मोटा गैस वगैरह बनता है या कभी कभी हेडेक हो जाता है, ये तो बोला किसी ने, लेकिन कोई मेजर बीमारी या मोटापा ये एक भी नहीं मिला। या जो मिले तो वो पाए गए अल्टीमेटली कि वो मशीन वाले उस पर काम करते, सिलाई वाले मशीन पे, जिसमें मोटर लगी हुई थी, ना कि पैर वाले पे। तो ये ऑब्जर्वेशन स्टडी हमने सबसे पहले वियतनाम में, वहाँ के एक साइंटिफिक प्रोग्राम में हमने 2 जनवरी इसी साल हमने रिलीज किया हमारे ऑब्जर्वेशन स्टडी को, और उसके बाद भारत में इसको हमने इस किताब के माध्यम से रिलीज किया। जब ये किताब हमने 23 जनवरी यानी कि सुभाष चंद्र बोस जयंती 2024 में हमने रिलीज किया, तब मैंने एक चैलेंज भी मीडिया के माध्यम से आप सब तक पहुंचाया कि पूरे देश में से कोई भी एक ऐसा टेलर लेके आइए जिसको डायबिटीज है और जो पैर वाले मशीन पे काम करता है, तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। तो खैर ये चैलेंज हमने 20 दिन का चैलेंज रखा। उस 20 दिन में बहुत सारे आवेदन आए, लेकिन अल्टीमेटली जब हमने अपनी टीम को भेजा तो हमने पाया या तो वो टेलर है ही नहीं, या टेलर था, टेलरिंग करना छोड़ दिया तो अब बीमार है, या फिर वो मोटर वाला मशीन यूज करने लगा, उसके बाद उसको डायबिटीज हुआ है। तो पूरे भारत में से बहुत ढूंढने के बाद जेन्युइनली हमें एक टेलर तो ऐसा मिला
जो कि डायबिटिक भी हैं और वो पैर वाले मशीन पे भी काम करते हैं। तो इस बात से आपको अनुमान लग गया होगा कि ये एक्सेप्शन हो सकता है सिर्फ कि काफ मसल्स के यूज करने के बाद भी कोई बीमार है, पूरे भारत में से एक। तो जब उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि हम 1 लाख रुपए प्रेफर नहीं करेंगे, इसके बदले में हम हिम्स हॉस्पिटल आके इलाज कराना चाहते हैं। तो हमने फिलहाल ऑफर कर दिया उनको कि अब जब चाहे आके जितने दिन चाहे हिम्स हॉस्पिटल में आके रह सकते हैं। तो इससे एक सीख आपको मिल रही है कि आपके बेस्ट चांस है हेल्दी रहने का अगर आप काफ मसल्स का उपयोग करें। तो काफ मसल्स का उपयोग अलग अलग कंडीशन में कैसे करेंगे वो आज के इस लेक्चर में आपने समझा, और साथ में आपकी फिजिटिंग, लेग फिजिटिंग की आदत बनानी है ये भी आपने जाना। तो खैर इसी के साथ हमारा जो ये फाइनल लेक्चर है वीजो स्टिमुलेशन थेरेपी का, ये यहीं पे कंक्लूड होता है। तो इसके बाद आपका एक फाइनल टेस्ट भी है, और आपके जो सवाल हैं जो आपने अभी तक इकट्ठे कर लिए हैं हमने उन सवालों के जवाब भी आज ही के इस का सेकंड पार्ट में मैं आपको दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे कभी ना कभी हम मिलेंगे, चाहे वो कन्वर्सेशन में मिलें, और आपको आपके इन 12 क्लासेस के टेस्ट के आधार पर आप पास या फेल होंगे। आई एम श्योर 100% लोग पास होंगे, और आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एंड दैट इज अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। यानी कि आपने एक पूरा कुछ समझ लिया और आपने पूरा कुछ लर्न कर लिया, और अब आप इस काबिल हैं कि ये आप किसी को आप ये सलाह दे सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सोशली इन टेक्निक्स को यूज करेंगे, पहले तो पर्सनली यूज करेंगे खुद के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, अगर तो बेनिफिट